Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट क्लास में हम लोग तीनों फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। एडिशनल हम लोग फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। ये भी बताए थे कि आपको जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से होकर के गुजरता है तो फ्लूइड जो है उस पर क्या करता है, फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि शूटिंग स्टार्स और मेटोर्स जो होते हैं वे जब जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं क्या होता है, वे बर्न कर जाते हैं, है ना। जैसे ही वो इंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वे बर्न कर जाते हैं। और क्यों बर्न करते हैं? क्योंकि वहां पर उनके फ्लूइड के द्वारा यानी एयर के द्वारा फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। इसके कारण क्या हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक चर्चा कर रहे थे विस्कस फोर्स। तो व्हाट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स? जो फ्लूइड्स का एडजेसेंट लेयर होता है, फ्लूइड्स का जो एडजेसेंट लेयर होता है वो क्या करता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दोनों के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई अगर फ्लूइड या लिक्विड जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही ज्यादा विस्कस होगा, है ना। जैसे घी इज मोर विस्कस देन वाटर। घी इज मोर विस्कस देन वाटर, यानी कि जो विस्कस फोर्स होता है वह फ्लूइड के एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगता है। एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगने वाला वह क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है और इसी को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। और इसी को मिनिमाइज करने के लिए जैसे एरोप्लेन जो है उसको वो एयर जो है उस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है क्योंकि वो हवा में उड़ता है, तो उस पर एयर फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वह स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। वह कैसा बनाया जाता है, स्ट्रीमलाइन। या फिर फिश जो है वह स्विम करती है, वाटर में रहती है, एक्वाटिक एनिमल्स है, तो उनका भी जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है जो विस्कस फोर्स को, जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है उसको मिनिमाइज कर सके, है ना। अब जैसा कि आप लोग बहुत जानते ही हैं कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन जो है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है भाई, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग फ्लोर पे नहीं चल पाएंगे। बताइए, बरसात होती है, सड़क पर रोड पे पानी के कारण, वाटर लॉजिंग के कारण क्या हो जाता है, वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। और फ्रिक्शन कम होने के कारण देखिएगा, अगर आप बाइक से चलते हैं तो बाइक भी स्किड करता है, आप पैदल भी चलते हैं तो पैदल भी स्किड करते हैं, स्लिप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि चलने के लिए, वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है ना। फ्रिक्शन के कारण ही मैच बॉक्स से आप लाइटिंग कर सकते हैं। नहीं, मैच बॉक्स को अगर माचिस की तिल्ली को अगर जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच स्टिक को जो है वह मैच बॉक्स पे रगड़ना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें वो बर्न करना, मैच स्टिक जो है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। तो वहां भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर व्हाइट बोर्ड पर हम कुछ लिख रहे हैं, यहां पर भी लिखने के लिए भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग किसी वर्ड्स को घुमा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कोई लेटर लिख ही नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। थर्ड हम लोग का है कि फ्रिक्शन के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंड में हम लोग पकड़ पाते हैं। जैसे आप एक बताइए, जो फिश होता है उसके बॉडी पर तो बहुत उसका जो बॉडी होता है वो स्लिपरी होता है। बॉडी क्या होता है, स्लिपरी होता है। जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं वो फिसल जाता है।
एक तो वो फोर्स भी लगाता है लेकिन उसका बॉडी क्या होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए वो क्या होता है, फिसल जाता है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हैंड से भी होल्ड करना है तो उसके लिए भी फ्रिक्शन जरूरी है ना। उसके बाद व्हीकल्स में जो ब्रेक लगाते हैं हम लोग, उसमें देखिएगा ब्रेक शू लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, व्हील्स और ब्रेक के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है और फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो यहां भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। और भी फ्रिक्शन के एडवांटेज हैं, है ना, जैसे राइटिंग चौक तो हो ही गया ये वाला आपको, है ना। उसके बाद जैसे फ्रिक्शन के कारण ही कोई शूटिंग स्टार्स या मेटोर्स अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन के कारण ये ऊपर बर्न कर जाता है और नीचे जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है ना। और तो यही सब क्या है, ये सब फ्रिक्शन के एडवांटेज हैं। फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ियां रोड पे दौड़ रही हैं, फ्रिक्शन के कारण ही मशीनें चल रही हैं, है कि नहीं, तो मोटर्स चल रहे हैं, तो ये सब फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सब काम भी नहीं होगा। अब आते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज है कि आप देखिएगा कि मशीन के पार्ट्स जो हैं वे वियर एंड टियर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लेयर्स के बीच में, उनके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करता है और फ्रिक्शन के कारण होते हैं उनके पार्ट्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं। सेकंड जो है आपको, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है और हीट एनर्जी तो वेस्ट ही जाता है। हीट एनर्जी क्या होता है, वो वेस्ट ही जाता है, कोई यूज नहीं होता, है ना। यानी कि फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, और फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो गाड़ियां होती हैं उनके व्हील्स, उनके जो टायर होते हैं वे क्या होते हैं, वे भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लिए। अगर कहीं पर फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए अक्सर आप देखते होंगे अपने बाइसिकल्स में, बाइसिकल्स के चैन में आप ऑयल का यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं या ग्रीस का यूज करते हैं। गाड़ियों में देखिएगा जो मूवेबल पार्ट्स होता है वहां पर ग्रीस और ऑयल का यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। यानी कि फर्स्ट क्या होगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या होगा, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, है ना, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। 2 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, अभी मैंने बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा एक कम वैल्यू होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। तो देखते हैं जो हेवी आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सूटकेस हुआ, सूटकेस में सामान भरे हुए हैं आप, अगर उसको स्लाइड करके ले जाइएगा या हैंग करके ले जाइएगा तो काफी जो है वह मतलब आपको दिक्कत करेगा। लेकिन जब हम लोग व्हील अटैच कर देते हैं तो क्या करता है, वो रोल होकर के जाता है। तो इस तरीके से हम लोग व्हील, बॉल बियरिंग, इन सब का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और कुछ जो जैसे एरोप्लेन्स हैं, है ना, शिप है, ये सब में फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनके बॉडी को क्या किया जाता है, स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। इनके बॉडी को क्या किया जाता है, स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से
फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप इन मेथड्स का लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट में आप व्हील लगा सकते हैं, बॉल बियरिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो अगर मान लीजिए कि एयर में, वाटर में या किसी फ्लूइड में चलने वाला कोई चीज है तो उसमें क्या करते हैं, उसका बॉडी हम लोग स्ट्रीमलाइन डिजाइन करते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो फ्रिक्शन का टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन में एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम चर्चा भी किए थे, जिसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग फ्रिक्शन के बारे में? हम लोग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लिए, विस्कस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिए, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, सपोज कीजिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल थीटा, और इस पर कोई आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इसको अगर और ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस थीटा को अगर हम लोग और इंक्रीज कर देंगे तो, और अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या करना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, और तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एंड इफ इट इज angle of inclination is gradually increased, angle of inclination is gradually increased, then at some angle of inclination the body will start sliding down, the body will start sliding down, and that angle of inclination is called angle of repose, and that angle of inclination is एंगल ऑफ रिपोज। तो कहिएगा क्या, इसका डेफिनेशन क्या दीजिएगा कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो एक बात बताइए, आइए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का एक डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और उससे हम लोग इसके इक्वेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा है, यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, यहां पर ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ लग रहा है mg साइन थीटा, और इधर की तरफ लग रहा है mg कॉस थीटा। यही ना फोर्स लग रहा है आपको, mg कॉस थीटा। तो एक बात बताइए, यहां पर ये जो फोर्स है, ये जो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यहां पर जब स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, इधर तो आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और इधर mg साइन थीटा काम कर रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और इधर आपका, तो इधर कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और डेफिनेटली इस वाले फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा, और ये वाला फोर्स जो है वह छोटा होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तब जाकर के ये क्या करेगा, बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। जब mg साइन थीटा बड़ा होगा एफ के से, तब क्या होगा, ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो एक बात बताइए, अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे, इफ बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग,
इफ बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग देन यहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, Fs काम करेगा, और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो ये दोनों स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि Fs इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। Fs इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। और एक बात बताइए, यहां पर नॉर्मल तो सरफेस के ऊपर लगता है ना, ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल, ये ऐसे लगेगा, है ना, नॉर्मल तो नॉर्मल फोर्स है ना, और यहां पर क्या होगा, n इक्वल टू mg cos थीटा, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg cos थीटा। एक बात बताइए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कीजिए, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, Fs बाई n, Fs बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg sin थीटा बटा क्या हो जाएगा, बाई mg cos थीटा, बाई mg से mg कैंसिल हो गया, यानी Fs बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। Fs बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और यही ना Fs बाई n को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा। तो यहाँ पर आप लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम से अगर कोई कहेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालिए, एक बच्चा हमसे कोई पूछा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो म्यू एस इक्वल टू tan थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ये जब बॉडी स्लाइड कर रहा है, अभी जो हम लोग इक्वेशन निकाले हैं वो एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का है, लेकिन जब बॉडी स्लाइड करेगा तो फिर क्या होगा इक्वेशन, तो आइए हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहां पर तो स्लाइड नहीं कर रहा था, जब इसको इंक्रीज करेंगे तब ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग उसको लेट करते हैं कि अल्फा जो है वह एंगल ऑफ रिपोज है, यानी अल्फा एंगल पर जो है यह बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया अल्फा, है ना, और यहां पर कोई बॉडी है, तो इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या लग रहा है, N, और यहां पर क्या लग रहा है, mg, और यहां पर क्या लग रहा है, mg cos थीटा, यहां पर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन इधर है क्योंकि बॉडी स्लाइड इधर कर रहा है। तो इधर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। इधर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। इस डायग्राम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कितनी बार समझाया जा चुका है आप लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जब इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका, अच्छा ये अल्फा है ना, तो अल्फा लिखिए, ये अल्फा है ना, तो अल्फा लिखिए। जब ये बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, यानी कि mg sin थीटा अभी ना बताए थे बड़ा है Fk से, यानी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है यहाँ पर, mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हो जाएगा वही m, और एक्सेलरेशन क्या है हमारा a, वही हमारा मास हो जाएगा ये, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू क्या होता है, अभी आप पढ़े थे ना, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये पढ़े हैं ना फॉर्मूला सब जगह, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, है ना। रोलिंग के लिए एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन, ये पढ़े हैं ना फॉर्मूला। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपको mg sin थीटा और माइनस एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू एन इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर
यहां पे तो नॉर्मल और mg cos अल्फा तो इक्वल है। यहां पर आप देखिए हियर, यहां पर n और mg cos अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg cos अल्फा। क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg cos अल्फा। और यहां पर क्या कर दीजिएगा आप, n के जगह पे mg cos अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू, अरे थीटा थीटा बार बार यहां पर अल्फा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज अब अल्फा है अपना, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अल्फा है हम अपना, है ना। तो साइन अल्फा म्यू के इंटू mg cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसमें से जब आप m कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा g साइन अल्फा माइनस म्यू के g cos अल्फा इक्वल टू ma, और m से मास खत्म, तो क्या बच गया यहां पर, g साइन अल्फा माइनस म्यू के g cos अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, a, इक्वल टू क्या हो गया, a। यानी कि जब आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, g कॉमन कर लीजिएगा, साइन अल्फा माइनस म्यू के cos अल्फा, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। जब कोई बॉडी एंगल ऑफ रिपोज पे हो और बॉडी स्लाइड कर रहा हो तो उस पर नेट एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, ये जब बॉडी स्लाइड कर रहा है और इधर फ्रिक्शन, जिधर बॉडी का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स जो है छोटा है, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, डिफरेंस ऑफ दीज फोर्स, है ना। तो कर दिया नेट फोर्स ma। अच्छा, ये F के जो होता है हम जानते हैं म्यू के इंटू n होता है, तो डाल दिया उसके जगह पे। फिर हम ये जानते हैं यहाँ पर n इक्वल टू mg cos अल्फा है, तो n के जगह पे हमने mg cos अल्फा डाल दिया, इधर से m कॉमन करके कट कर दिए, तो a इक्वल टू आ गया हमको g साइन अल्फा माइनस म्यू के cos अल्फा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका फ्रिक्शन का टॉपिक। फ्रिक्शन में आप लोग सब निकाल लिए, ठीक है, फ्रिक्शन में आप लोग सब कुछ निकालना सीख लिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वर्क एनर्जी एंड पावर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड, केवल फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सेंड करेंगे और वो आपको बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जो डाउट सेशन चलता है उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।